हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंटर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक जिसका नाम है भारत में शासन और लोकतंत्र। तो इस बुक का आज हम करेंगे पहला चैप्टर जिसका नाम है भारत का संविधान। यानी कि इस लेसन में भारत के संविधान के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले जो बात है वो ये है कि संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान यानी कि नियमों का समूह। तो भारत में शासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए क्या किया गया, एक संविधान बनाया गया। तो संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। और इस संविधान सभा का जो गठन है वो कब किया गया था, तो जुलाई 1946 में, यानी कि 1946 में। और इसकी पहली बैठक है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को इसकी जो पहली बैठक हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो अस्थायी थे, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद इसकी जो दूसरी बैठक है वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। और इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। तो जब संविधान बन गया था तो उसके लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई थी। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इनके साथ 6 और सदस्य थे। तो इन्होंने क्या किया था कि जो संविधान बना दिया गया था उस संविधान का इन्होंने वापस से यानी कि उसको चेक किया था, उस प्रारूप को देखा था कि ये सही है या इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से जो भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 तक बनकर तैयार हो गया था। और इसे लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान को बनने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो ये तो थी आपके संविधान के निर्माण से बेसिक बातें जो कि आपको हमने बता दी हैं। अब हम देखेंगे संविधान, जो भारत का संविधान है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता है संप्रभुत्व संपन्न संविधान। यानी कि जो भारत का संविधान है वो क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। यानी कि अगर भारत में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेना है तो उसमें क्या होता है कि भारत की जो जनता है या भारत है वो यानी कि स्वतंत्र है, उस पर किसी भी अन्य देश का अधिकार नहीं है। इसके बाद आगे है प्रस्तावना। यानी कि जो भारत का संविधान है वो काफी बड़ा है और उसके आगे क्या है, जैसे एक प्रस्तावना दी हुई है जो कि भारत का जो पूरा संविधान है उसका एक छोटा रूप है, जिसमें भारत के सभी उद्देश्य, भारत के संविधान के जो उद्देश्य हैं मेनली वो सब कुछ बताए गए हैं। उसके बाद भारत के जो संविधान के जितने भी उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उनको क्या है बताया गया है। और जो डॉक्टर के.एम. मुंशी थे उन्होंने इस यानी कि जो प्रस्तावना है इसको क्या कहा था, संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। इसके बाद अगली जो विशेषता है वो है कि विश्व का सबसे विशाल संविधान। जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे विशाल संविधान है। जैसे कि जो अमेरिका का संविधान है उसमें केवल 7 अनुच्छेद है, लेकिन जो भारत का संविधान है उसमें टोटल 395 अनुच्छेद है। यानी कि जो भारत का संविधान है उसमें एक तो प्रस्तावना है, उसके बाद 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 5 परिशिष्ट हैं। इसके साथ ही भारत के संविधान में काफी संशोधन हो चुके हैं, यानी कि 101 संशोधन हो चुके हैं, जिसके कारण भारत का जो संविधान है वो काफी विशाल है। ठीक है, तो ये एक भारत के संविधान की क्या है, विशेषता है। इसके बाद जो अगली विशेषता है वो है लिखित व निर्मित संविधान। जो यानी कि जो संविधान है वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित। तो जो ब्रिटेन का संविधान है वो है अलिखित और जो भारत का संविधान है वो है लिखित। यानी कि भारत की जो संविधान है वो लिखा हुआ है और इसको लिखने में कितना टाइम लगा था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है, और इसमें काफी सारे संशोधन भी हो चुके हैं और वो सभी जो संशोधन है वो भी संविधान में दर्ज हैं। इसके बाद है संसदीय शासन प्रणाली। भारत है जो उसमें क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो अगर जैसे यानी कि अगर एक होती है संसदीय शासन प्रणाली जिसमें तो क्या होता है कि जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है। ठीक है, और एक होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिसमें क्या होता है कि सिर्फ कार्यपालिका होती है और वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है, किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। इसके बाद आगे है मौलिक अधिकार व कर्तव्य। तो भारत का जो संविधान है उसमें क्या है, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये जो मौलिक अधिकार है इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई थी, तो ये अमेरिका से ली गई थी। तो भारत के जो संविधान है उसमें कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, जिसमें से जो भाग 3 है उसमें क्या है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले जो मौलिक अधिकार थे वो थे 7, लेकिन वर्तमान समय में ये कितने हैं, 6। ठीक है, और ये जो मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं। अब इसमें जो 7 मौलिक अधिकार थे जिसमें था एक तो समता का अधिकार यानी समानता का, दूसरा था स्वतंत्रता का, तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का, 5वां शिक्षा व सांस्कृतिक अधिकार, 6वां
संवैधानिक उपचारों का अधिकार और 7वां था संपत्ति का अधिकार। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, जिसमें क्या था कि जो संपत्ति का अधिकार था इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था और अब इसे क्या है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और उसके बाद क्या हुआ कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, जिसमें क्या था कि जो अनुच्छेद 21 है उसमें एक और अनुच्छेद ऐड किया गया था, अनुच्छेद 21 क या फिर ए, जिसमें ये कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें क्या है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो ये जो बात है ये भी क्या है एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो ये जो बात थी ये थी आपके मौलिक अधिकार से। अब आते हैं मूल कर्तव्य। तो प्रारंभ में यानी कि जो भारत का संविधान है उसमें मूल कर्तव्यों की संख्या 0 थी। ये जो मूल कर्तव्य हैं इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 यानी कि 1976 में जोड़ा गया था और तब इनके जो संख्या थी वो थी 10 यानी कि 10 मूल कर्तव्य थे। और उसके बाद क्या हुआ कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, ठीक है, जिसमें क्या हुआ कि ये जो मूल कर्तव्य हैं इनकी संख्या होगी 11 और इसमें क्या बात जोड़ी गई थी कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें यानी कि शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ये यानी कि जो अभिभावक हैं उन्हें क्या है अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो ये भी उनका क्या है एक कर्तव्य जोड़ दिया गया था। इसके बाद आगे है कि भारत राज्य में नीति निर्देशक तत्व। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं और ये भाग 4 में है। जैसे कि यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में है और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग 4 में है और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। और ये अनुच्छेद यानी कि 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसमें यानी कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसके बारे में बताया गया, यानी कि जो राज्य के क्या क्या दायित्व हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। बट यानी कि जो कुछ बताया गया है उसमें राज्य स्वतंत्र है, अगर वो लागू करना चाहे तभी वो करेगा। इसके लिए हम यानी कि जैसे मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए क्या है कि हम न्यायालय में जाकर न्यायालय की शरण ले सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि राज्य की ये ड्यूटीज़ हैं तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके तहत हम जो न्यायालय में जाकर यानी कि उनके प्रति वाद नहीं कर सकते हैं। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो मूल कर्तव्य हैं वो भाग 4 कै में हैं। ठीक है, इसके बाद आगे है समाजवादी राज्य, यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 उसमें क्या था कि जो भारत है उसे क्या एक समाजवादी गणराज्य बना दिया गया था। ठीक है, तो ये जो शब्द है ये भी प्रस्तावना में नहीं था लेकिन इसे बाद में जोड़ा गया है। उसके बाद है वयस्क मताधिकार, यानी कि इसमें क्या था कि वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो इसमें पहले तो ये बात कही गई थी कि संविधान में जो भी यानी कि पहले तो ये चीज़ थी कि जब 21 वर्ष की आयु हो जाएगी तब हमें यानी कि वोट देने का अधिकार होगा, लेकिन बाद में 61वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें ये कहा गया कि अब 21 वर्ष की आयु नहीं बल्कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले प्रत्येक जो नागरिक है भारत का जो नागरिक है उसे क्या है यानी वोट देने का अधिकार दिया गया है। इसके बाद है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता यानी कि धर्म के आधार पर क्या है भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये वाला जो वर्ड है ये भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं था, इसे भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो ये भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 25 है उसमें बताया गया है कि इसमें क्या है कि धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हो, उसके अनुसार आचरण भी कर सकते हो। बस इतना ध्यान देना है कि उस यानी कि अगर आप किसी धर्म का पालन कर रहे हो तो किसी अन्य व्यक्ति के धर्म है जो उसका यानी कि हनन ना हो। ठीक है, तो ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था इसमें ये बात कही गई है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है विशिष्ट विख्यात विलक्षण दस्तावेज। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान है जो वो यानी कि काफ़ी दूर का सोच के उन्होंने इस संविधान को बनाया है। तो जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्य व सर्वोच्च आकांक्षाओं को इसमें क्या है यानी कि स्थान दिया गया है। और ये जो संविधान यानी कि किस तरीके का होगा ये दक्षिण अफ्रीका के प्रतिमान से लिया गया है। इसके बाद है एकात्मक व संघात्मक शासन व्यवस्था। तो एकात्मक होती है जिसमें क्या होता है कि एकात्मक में तो क्या होता है कि जो एकात्मक में तो सारी जो शक्तियाँ होती है वो क्या होती है केंद्र सरकार के पास होती है, और संघात्मक में क्या होती है कि जो शक्तियाँ होती है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में बांट दी जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो भारत का संविधान है उसमें क्या है कि दोनों का मिश्रण किया गया, यानी कि कुछ विशेषताएं तो एकात्मक की ली हुई हैं और कुछ संघात्मक की लिए गई हैं। यानी कि ये क्या है एक मिला जुला
रूप है। और इसी के तहत क्या किया गया था कि 3 सूचियां बनाई गई थी, जिसका नाम था, एक तो है संघ सूची, एक है समवर्ती सूची और एक है राज्य सूची। जो संघ सूची है उस पर तो कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बनाती है और जो समवर्ती सूची है उस पर कानून केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाती हैं। और अगर किसी भी प्रकार का विवाद हो जाए तो केंद्र सरकार द्वारा मान्य जो भी बनाया जाएगा कानून वही मान्य होगा। ठीक है। इसके बाद आगे है स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि जो भारत का संविधान है उसमें जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, उस पर कार्यपालिका या फिर व्यवस्थापिका है जो दबाव नहीं डाल सकती है, जिसके कारण जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने जो भी काम है वो करेगी, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो पाएगा। तो जनता के जो मौलिक, एक तो जो न्यायपालिका है वो क्या क्या काम करती है? एक कि वो संविधान की व्याख्या करती है, दूसरा नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उनकी सुरक्षा करती है। तो जो न्यायपालिका है वो भी क्या है? त्रिस्तरीय है, यानी कि सबसे पहले जो न्यायपालिका, यानी कि इसमें पता क्या होता है कि इसमें सबसे त्रिस्तरीय कहने का मीन्स कि सबसे निचले स्तर पर तो क्या होती है कि स्थानीय अदालत होती है, उसके बाद जिला स्तर पर जिला अदालत होती है, उसके बाद राज्यों में क्या होती है? उच्च न्यायालय होते हैं, और सबसे ऊपर जो केंद्र की होती है वो होती है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि 4 पार्ट्स हो गए हैं न्यायपालिका के। और इसके बाद इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 32 के तहत पुनर्वलोकन द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार परीक्षा जैसे लेखों को भी जारी कर सकती है। और जो न्यायपालिका है इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए इसे 5 प्रकार की यानी लेख जारी करने या रीट्स लगाने का भी अधिकार दिया गया है। इसके बाद जो अगली विशेषता है वो ये है कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण, यानी कि जो भारत का संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है। यानी कि भारत के जो संविधान में संशोधन की बात कही गई है तो संविधान संशोधन की जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 368 में किया गया है। तो यहाँ पे जो संशोधन की 3 प्रक्रियाएं हैं। पहला कि अगर कुछ तो ऐसे संशोधन होते हैं जो कि सामान्य बहुमत के द्वारा ही कर दिए जाते हैं, यानी कि सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान देनी है कि संशोधन होता किस प्रकार से है। तो जो संशोधन है एक तो होता है लोकसभा, यानी कि जो संसद उसके 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संशोधन के लिए जो प्रस्ताव होता है लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी पेश कर सकता है, बस वो धन विधेयक है वो लोकसभा ही पेश करती है। तो जब दोनों में से कोई भी एक सदन पेश करेगा तो पहला सदन जब उसे, यानी कि अगर जो पहले प्रकार का संशोधन है तो उसमें क्या होता है 50% यानी सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर लोकसभा ने 50% के द्वारा उस यानी कि प्रस्ताव को पास कर दिया तो वो जाएगा राज्यसभा में, फिर राज्यसभा ने अगर पास कर दिया 50% के द्वारा फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं। और जो सेकंड है वो है विशेष बहुमत की आवश्यकता, यानी कि इसके लिए क्या होता है कि 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो दोनों सदनों से क्या है 2/3 बहुमत चाहिए। और जो तीसरा है उसमें क्या होता है कि 2/3 बहुमत चाहिए, इसके साथ ही जितने भी राज्य हैं उनके आधे राज्यों का अनुमोदन भी चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रियाएं बता